पुराने जमाने में इंसान कैसे रहते और क्या पहनाते था, दशकों आज़ादी से पहले का समय। जालोर न्यूज़। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर से इंसान से जुड़े इतिहास से संबंधित जानकारी के साथ नया वीडियो लेकर आया हूं। इंसान के इतिहास से जुड़े कुछ किस्से हैं। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नया जुड़े हुए हैं तो आप अभी चैनल को लाइक और शेयर करे देवे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज तक आप सभी ने अनेक तरह के और अनेक प्रकार के वीडियो देखे होगा, परंतु आज हम आपको कुछ अलग ही वीडियो बनाकर पेश कर रहा हूँ, जो कि कुछ सालों पहले इंसान कैसे दिखाई देता था और कैसे रहते थे और किस प्रकार से संबंधित है। अब अनेक व्यक्तियों के दिमाग में यह सवाल उठा रहे होंगे कि पहले के जमाने के लोगों कैसे रहते होंगे और क्या पहनाते था। इसके आधार पर एक यहाँ वीडियो बना गया है। कुछ सालों पहले इंसान बहुत ही अलग अलग रहते थे भारत में। आज से लगभग कुछ दशकों पहले लोगों बारे में विस्तार से जानकारी के साथ में चर्चा करते हैं। हम अब भारत भर के विशिष्ट पारंपरिक आदिवासी रत्नों के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानें। भारत का इतिहास कई सहस्र वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500-1900 ईपू के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातत्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभकाल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। आज़ादी के बाद भारतीय जनजातियों की अनूठी शिल्पकला को देखें। जनजातीय आभूषणों का खजाना है। भारत भर की जनजातियों द्वारा बनाए गए आभूषणों को प्रदर्शित करता है। 5000 वर्षों की विरासत में फैला भारत के आभूषण देश के सौंदर्य और सांस्कृतिक इतिहास की एक शानदार अभिव्यक्ति है। विभिन्न कालखंडों और देश के विभिन्न हिस्सों से बचे हुए आभूषणों की छोटी संख्या, साहित्य में संदर्भ, रत्न विज्ञान पर ग्रंथ,
मिथक, किंवदंतियां और इतिहास दुनिया में किसी भी समानांतर परंपरा का प्रमाण प्रदान करते हैं, जो बेहतरीन शिल्प कौशल को उजागर करते हैं और साथ ही देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अद्वितीय डिजाइनों का एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी हैं। दक्षिणी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में देवदासी या जोगिनी एक युवा महिला थी जो अपना जीवन हिंदू देवता या मंदिर की पूजा और सेवा के लिए समर्पित करती थी। मूल रूप से यह आभूषण था जो पूजा के दौरान देवताओं की मूर्तियों को सजाया जाता था और बाद में मंदिर नर्तकियों, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथक नर्तकियों द्वारा प्रदर्शन करते समय पहने जाने वाले आभूषण थे। वास्तविक प्राचीन वस्तुओं की केवल थोड़ी मात्रा ही बची है जो पीढ़ियों से पारिवारिक विरासत माने जाने वाले पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से चली आ रही हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी तरह से अद्वितीय है और असाधारण स्तर की देखभाल के साथ भारतीय कारीगरों द्वारा बनाई गई एक दुर्लभ ऐतिहासिक कलाकृति है। आज से लगभग 1000 वर्षों से रबारी आज के पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों और मैदानों में घूमते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्वदेशी समूह एक स्पष्ट फारसी शारीरिक पहचान के साथ सहस्राब्दी से भी पहले ईरानी पठार से स्थानांतरित हुआ था। रबारी महिलाएं कढ़ाई और आभूषण बनाने के लिए लंबे समय तक समर्पित रहती हैं, जो उनकी शिल्प और कपड़ा परंपरा की एक महत्वपूर्ण और विकसित अभिव्यक्ति है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। है हमें ऐसे वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और पहनावा और रहन सहन भी अलग अलग रहते थे। आभूषण नृत्य पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह इसकी उपस्थिति और सौंदर्य अपील को बढ़ाता है। यहाँ हैदराबाद के नर्तकों पर सजे अन्य पारंपरिक गहनों के साथ एक सोने का जड़ा चोटिया देखा जा सकता है। ये नर्तक आकर्षक वेशभूषा और आभूषणों में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हर गहना चमकता है और उनकी हरकतों के साथ झूमता है, जिससे दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये खानाबदोश समूह सिक्कों, सीपियों, मोतियों और धातु की जाली से उभरे रंग बिरंगे और वजनदार आभूषणों से सजाता है जो उन्हें पहली नज़र में ही अलग पहचान देते हैं। इसके अलावा बंजारा जनजातियां अपनी जीवंत पोशाक के पूरक के लिए अपनी कमर के चारों ओर अलंकृत बैच सजाती हैं। बालिगास एक जनजाति जो मानती है कि वे बाघ के प्रत्यक्ष वंशज हैं। केंद्रीय हाईलैंड्स के जंगलों में पनपने वाले बैगा एक समुदाय हैं जिनके पास आभूषणों में कौशल का खजाना है। ज़्यादातर उत्सवों के दौरान पहने जाने वाले आभूषण विभिन्न पैटर्न में सेट होते हैं और आमतौर पर रंगीन होते हैं। भारत की विभिन्न जनजातीय आभूषण संस्कृतियों की खोज के लिए आम्रपाली संग्रहालय जाएं।